हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा देखो, बात करते हैं हमारी जो सीरीज चल रही थी 12th क्लास की फिजिक्स की, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पहला जो एक चैप्टर था जिसमें अपन के इलेक्ट्रिक चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोसिटी की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज में अपन को सुपर पोजिशन का बताया था, कूलाम लॉ बताया था, है ना। तो ये सारे आई होप सभी पे क्लियर हो गए होंगे सारी चीजें। और मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल भी करा दिए, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। और भी आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम इस पे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बेटा, 12th स्टेट बोर्ड तो है ही है, लेकिन हमारा टारगेट एंट्रेंस एग्जाम मतलब IIT जी और नीट भी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर एक मैथमेटिक्स जो साइंस का स्टूडेंट होते हैं, या तो उसके पास मैथमेटिक्स होती है, उसके पास बायोलॉजी होती है। तो मैथमेटिक्स वाले चाहते हैं कि उनको IIT मिले, और भाई उन जो हमारे पास बायोलॉजी वाले चाहते हैं जो हमारे पास जो नीट है उसको क्रैक करे और वो एक MBBS अच्छे डॉक्टर बने, ठीक है। तो इस सभी को देखते हुए इस तरीका से अपन पढ़ाएंगे कि इन सबका सपना आपका साकार हो बेटा, है ना। और देखो, इधर उधर की बातों में आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। अभी देखो, ये उम्र भी ऐसी है आपकी 12th क्लास में कि भाई आप इधर उधर भटक जाते हो, है ना। खैर, स्कूल वगैरह तो अभी आपके बंद हो रखे हैं, कोचिंग वगैरह ऑफलाइन आपकी बंद हो रखी है, तो कहीं मिलने का मौका भी नहीं मिलता होगा आपको। लेकिन ये है कि देखो, एक शायरी है वो मुझे याद आ रही है। ये शायरी ये है कि अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करना, अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करना, यदि बेवफा निकली तो कुछ बना के ही जाएगी। बात समझ में आ गई। तो मोहब्बत आपको किसी या तो लड़का लड़की से या लड़की लड़का से नहीं करे तब तक कि आप सेटल नहीं हो जाओ। अगर आपको अभी मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत करने का जो सही वे है या सही किससे जो मोहब्बत करनी है वो आपको किताबों से या बुकों से मोहब्बत करनी है। क्योंकि इनको पढ़ोगे और पढ़ के अगर कुछ बन जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, तो वो जिस चीज से आपको मोहब्बत होती है ना, हम उसको उतनी ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, वही हमारे दिल के ज्यादा करीब होती है। इसलिए किताबों से मोहब्बत करो, किताबों से प्यार करो, जिनसे तुम अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से उनको पढ़ पाओ, ठीक है बेटा। बहुत होगी ज्ञानबाजी की बात है, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, चलो ठीक है। तो भाई, विद्युत क्षेत्र की सिंपल सी एक कल्पना है जो हमारे पास विद्युत आवेश से जनरेट होती है, ठीक है। विद्युत आवेश होगा और उस विद्युत आवेश से हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बने रहो मेरे साथ बेटा। विद्युत क्षेत्र इतना काम आने वाला है, आपके आने वाले जितने भी सारे आपके जो टॉपिक आएंगे उनमें सभी पर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, है ना। चाहे वो अपन का क्या हो, जो गॉस नियम आएगा उस पर अपन विद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे, विद्युत विभव आएगा उसमें विद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे, और हमारे पास आगे जो संधारित्र आएगा, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, उसमें भी अपन किसकी कल्पना करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। जब आगे मैग्नेटिज्म का आपका पोर्शन आएगा तो वहां पे अपन थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना। बने रहना बिल्कुल, एकदम मैं बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बात समझो ध्यान से। सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एक प्लस क्यू हमारे पास क्या है, एक आवेश, एक चार्ज है। अब आपको पता है कि आप लोग तुम्हारे खुद के जब घर पे रहते हो ना, तो तुम एकदम किंग रहते हो, मतलब एकदम राजा की तरह कि अरे बस हम ही है, बाकी कोई नहीं है ना। उसी तरीका से ये आवेश है ना, ये आवेश जहां पे बैठा हुआ है, तो जहां पे बैठा हुआ ऑब्वियसली इसका घर होगा, और इसके चारों ओर कुछ न कुछ एक ऐसा एरिया होगा जहां तक का वो भी मानता होगा कि नहीं ये मेरा एरिया है। अगर कोई मेरे जैसा या कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो उसके साथ में कुछ न कुछ घटना घटित कर सकता है। बात समझ में आ गई। जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, वहां पे अगर कोई आपको गाली दे जाए तो ऑब्वियसली बात है आप उसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हो, या तो उसको पीट सकते हो या भगा सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ घटना को अंजाम दे सकते हो उसके साथ में आप। उसी तरीका से ये आवेश जिस जगह पे बैठा हुआ है, इसके चारों तरफ कोई एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर कोई आवेश इसकी प्रकृति या इसकी प्रकृति के विपरीत कोई आवेश अगर आता है तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाओं का अंजाम देगा। वो घटनाएं क्या क्या हो सकती है, ध्यान से समझना। ध्यान से देखो बेटा, यदि कोई हमारे पास एक सपोज परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। अब ये परीक्षण आवेश अपन इसको पकड़ के इधर लाए, इधर लेके आए, इधर लेके आए। सपोज ये हमने क्या ले रखा है, प्लस ले रखा है। इसकी प्रकृति कैसी है बेटा, प्लस है। इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे जैसे ये आएगा तो कुछ क्षेत्र, कुछ एक एरिया तो ऐसा होगा जिसको कवर कर लेगा, लेकिन एक लिमिट ऐसी होगी कि जहां पर आने के बाद या तो ये जो हमारे पास जो परीक्षण आवेश है, जो टेस्ट चार्ज है, या तो ये
प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। किसके आधार पर ये डिफाइन होगा? इसकी नेचर और इसकी नेचर के ऊपर डिफाइन होगा। बात समझ में आ गई? तो अपन को पता लग रहा है कि ये आवेश इसका घर है और इसके घर से भी कुछ दूरी तक इस तरीका से कुछ दूरी तक इसका क्या है? इफेक्ट है, इसका प्रभाव है। तो इस फील्ड में जितने भी सारे हमारे पास कोई भी आवेश आएगा, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? इस परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं, टेस्ट आवेश या पॉइंट आवेश की बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटा आवेश होता है, ध्यान समझना, ये बहुत छोटा आवेश होता है, इसलिए अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं। जब जब इसको पास लेके आएंगे, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये किसको क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित या रिपेल करेगा। रिपल्शन हो गया इनके बीच में। यदि इन दोनों की प्रकृति अलग अलग हुई, या तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, या ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? यहां पे मैंने प्लस चार्ज लिया है, एक मैं ले लेता हूं यहां पे माइनस चार्ज। तो देखो प्लस माइनस मैंने आपको क्या बोला कि मैग्नीट्यूड में अभी नहीं लेना। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, प्लस माइनस लेना है। यहाँ पे प्लस माइनस अपन यूज कर रहे हैं कि भाई इसकी नेचर को अपन दिखा सके कि प्लस नेचर का या माइनस नेचर का। बात क्लियर हुई? ओके बेटा, मैंने क्या बोला कि ये जब ये प्लस होगा तो प्लस के कारण ये धकेलेगा किसको? दूसरे चार्ज को। मतलब इसको अपन प्लस चार्ज ले रहे हैं, ये इसको क्या करेगा? धकेलेगा। लेकिन ये माइनस चार्ज होगा ना बेटा, ध्यान समझना, ये माइनस चार्ज होगा। हमने इसको क्या ले लिया? माइनस चार्ज ले लिया, नेगेटिव, ठीक है। ये हमने इसको ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और यहां पे ये रख दिया हमने पॉइंट चार्ज रख दिया, मतलब जो परीक्षण आवेश है उसको हमने रख दिया यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब ये क्या करेगा? इसमें तो इसने क्या किया? इसको धक्का दिया, और इसमें इसने क्या किया? इसको खींचा। मतलब जब यहाँ पे रखा हुआ था, थोड़ी दूर पे रखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे अपन इसको लेके आए और इसका जो प्रभाव था वो ज्यादा हुआ, तो ज्यादा होते ही इसको क्या करेगा? खींचेगा। मतलब ये अपने फील्ड में, इसके क्षेत्र में आने का, इसका कोई क्षेत्र होगा, इसको कोई प्रभाव क्षेत्र होगा, उसमें आने पर ये इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आवेश होता है, प्रत्येक आवेश एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र में यदि कोई उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग या प्रकृति के विपरीत कोई भी अगर आवेश आता है, तो वो या तो दूसरे आवेश को आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। और जिस क्षेत्र में या जिस फील्ड तक वो इस काम को अंजाम दे रहा है, उसी फील्ड को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? प्लस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है आउटवर्ड, आउटवर्ड होती है, और इसके कारण होती है बेटा इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड। अब ये कैसी होती है? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिजित, त्रिजित बाहर की ओर, बाहर की और प्लस के कारण, और इसको बोलेंगे अपन त्रिजित अंदर की ओर, त्रिजित अंदर की ओर। ठीक, देखो इसके बाद एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिनको अपन बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। जब विद्युत बल रेखा वो जो टॉपिक आएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि त्रिज्यता बाहर की ओर, आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियल आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब आपको विद्युत क्षेत्र जो विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाई जाएंगी, उस टाइम में आपको बताया जाएगा कि रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर की ओर या त्रिज्यता अंदर की ओर क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो अपन को सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो प्लस आवेश होगा, जो प्लस चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके कारण जो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारे पास सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, वो त्रिज्यता की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ड, मतलब त्रिज्यता अंदर की तरफ होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास कोई भी, हमारे पास अगर आवेश है, वो आवेश किसी जगह पर रखा हुआ है, उस आवेश के चारों ओर का एक वह क्षेत्र जिस पर कोई एक परीक्षण आवेश आए और वो उसकी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र में जो अनुभव कर रहा है उसी क्षेत्र को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी? बात क्लियर हो रही? अब देखो ध्यान से, इस जो आवेश होता है हमारे पास, ये जो आवेश है, ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अनंत तक जनरेट करता है। अनंत तक मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक इसका क्या होता है? प्रभाव होता है।
लेकिन ध्यान से समझना कि इस आवेश को जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका परिमाण क्या होता है, वो इस परिमाण के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मान कितना है, कितनी दूरी तक ये अपने आप को क्या कर सकता है, भेज सकता है, मतलब कितनी दूरी तक इसका प्रभाव हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये प्लस मैं बोल रहा कि इस आवेश के कारण इसका प्रभाव जो जनरेट करता है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र अनंत तक होता है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर होता है। लेकिन ध्यान समझना, जैसे जैसे इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारे पास दूरी के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज या परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज की जो दूरी है वो जैसे जैसे इसको दूर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, कम होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि कोई भी आवेश, किसी आवेश अगर बल लगा रहा है और उससे उसकी दूरी कम हो रही है तो बल का मान ज्यादा होगा, या और विद्युत क्षेत्र बल का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र हमारा उतना ही स्ट्रांग होगा। यदि यहाँ पे इसकी दूरी बढ़ा दिया जाए तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बल का मान कम हो जाएगा तो अपन की क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्र होता है क्या, अनंत तक होता है, लेकिन अनंत तक इतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ये जितने इसकी वैल्यू होगी उतनी दूर तक अपने प्रभाव को क्या करेगा, छोड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि दूरी के साथ इसका मान बदल रहा है, तो दूरी के साथ मान बदल रहा है मतलब या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ज्यादा और कम कैसे हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसका नाम है बेटा, समझो, अगला नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समझना ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोई आवेश होता है उसका कोई ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। वो विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ बदलेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका मान कम होता जाएगा, जैसे दूरी पास होगी उसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किस पर, टेस्ट चार्ज पर, परीक्षण आवेश पर। ठीक है, अब उस कम और ज्यादा हो रहा है उसके मान को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए एक टर्म आई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझना, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, ये मैंने कोई ले लिया प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और ये हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु P, और ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। अब यहां पे एक अपन ले लेते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, इसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। अब ध्यान से समझना, देखो ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, ये हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश। बात क्लियर हुई। ये इस पर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, बल आरोपित करेगा, तो हमारे पास क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, मतलब अपन परिमाण या मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसका, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लगभग अपन बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है, लगभग वही होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज है, ये समझना आपको, है ना। मतलब इसका जो परिमाण होता है विद्युत क्षेत्र, क्या हुआ कि कोई भी उस आवेश के चारों तरफ उस क्षेत्र में जो दूसरा आवेश आएगा, परीक्षण आवेश आएगा, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अगर अनुभव करेगा तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अगर उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं, इतना समझो। ये इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, ये हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हम डिनोट करते हैं बेटा ई वेक्टर से, ठीक है। तो ई वेक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ई वेक्टर को जो मान होगा, जो परिमाण होगा, वो हमारे पास जो परिमाण होता है वो होता है हमारे पास फोर्स एट टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। यही बोला हुआ है। मतलब अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो फोर्स एट
टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला अपन के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, विद्युत बल बटे जो हमारे पास जो परीक्षण आवेश है उसका परिमाण। बात क्लियर हुई। मतलब अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखना चाहूं तो ई वेक्टर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा बेटा, एफ अपॉन इसका परीक्षण आवेश का परिमाण क्या है हमारे पास, क्यू नॉट है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई। अब देखो हमारे पास ये आवेश यहाँ पे है और इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस पी बिंदु पर क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिसका मान क्या है, क्यू नॉट मान है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आवेश रखा हुआ प्लस क्यू और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो ये इस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, बल आरोपित करेगा। अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो इस पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित होगा। और ये जो बल निकालते हैं वो किसके, ये जो फोर्स का मानने हैं जो मैग्नीट्यूड को निकालते हैं वो उससे कूलाम लॉ से निकालते हैं। कूलाम नियम मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो देखो इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, ये प्लस हमारे पास आवेश है और ये हमारे पास आवेश है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए E बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ का मान निकालना पड़ेगा, क्यू नॉट हमारे पास है ये। तो अब देखो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां से दिख रहा है आपको, दिख रहा है बिल्कुल। तो बेटा हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, के, एक हमारे पास Q और एक हमारे पास क्या है, क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये इस पर क्या लगाएगा, बल आरोपित करेगा, तो इस बल का मान आ गया। अब ये वैल्यू पुट में कर देता हूं किसमें, इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो देखो हमको क्या मिलेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा नीचे क्या हमारे पास परीक्षण, मतलब नीचे क्या है, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज का परिमाण या मैग्नीट्यूड। अब देखो इस क्यू नॉट से तो ये क्यू नॉट कट गया, तो हमको बचा मिला क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। मैं दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास जो सूत्र मिला था, हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स एट टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश का परिमाण। अगर इन दोनों का मुझे रेशो मिल जाए, इन दोनों का अगर मुझे रेशो मिल जाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मुझे क्या मिल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ठीक है, इसकी जो एक परिभाषा है वो परिभाषा क्या होगी, ध्यान समझो। मैं इसको यहां लिख देता हूं, इस परिभाषा को मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो बेटा इसकी जो परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, वो होगी एकांक आवेश पर एकांक आवेश बोल दो या इसको बोल दो परीक्षण आवेश, है ना, जो भी आपको समझना आना चाहिए। परीक्षण आवेश, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं क्या बोल रहा है, फोर्स एट या फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज, मतलब एकांक आवेश या एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इससे अब देखो E इक्वल टू एफ अपन क्यू, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल हमारे पास क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। हमने समझा कि ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विद्युत बल लगेगा। कूलॉम नियम से निकाला के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर हो गया बेटा। इस वैल्यू को उठा के अपन ने यहाँ पे रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट करिए, E इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर मिल गया। मतलब हमको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है उसका मान क्या है, ये है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो देखो बेटा देखो समझो, अभी हमको जो फॉर्मूला मिला है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या मिला है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। अगर मैं इसके सदिश फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप की बात करूं मैं इसकी, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। और आपको पता है चूंकि आर कैप इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। अगर इसको भी मैं मॉड ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर और इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो हमको मिलने वाला है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, इसकी सदिश फॉर्म मिल जाएगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। बात समझ में आ गई। देखो ये सूत्र आपको दिख रहा है ना, तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि ई समानुपाती, हमको ई वेक्टर समानुपाती क्या मिल रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ।
मतलब इसका मान हमारे पास देखो ध्यान से आर स्क्वायर है, ई और ये आर स्क्वायर, तो इसका मान अगर बढ़ाएंगे ना तो इसका मान देखो, अगर इसका मान मैंने क्या क्या रखा, 2 रखा, ध्यान समझना। जैसे आर बराबर मैंने क्या ले लिया बेटा, आर बराबर सपोज मैंने ले लिया 2, तो ई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1/4। मतलब जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मान बहुत तेजी से घटेगा, और जैसे जैसे इसका मान कम करेंगे इसका मान बहुत तेजी से बढ़ेगा पहले के कंपेरिजन में। बात समझ में आ गई। अगर इनके बीच में अगर मैं ग्राफ निकालना चाहूँ इसके और इसके बीच में, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान से समझना। ये तो आपको समझ में आ गई, ई इक्वल टू वेक्टर फॉर्म के मिली KQ/R³ मिली, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, समझो। देखो बेटा इसके 2 ग्राफ बनेंगे, दोनों ही बता देता हूं आपको, ठीक है। एक इस तरीका से हो गया और एक इस तरीका से हो गया। यहाँ पे मैं एक बार तो ई वेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा आर वेक्टर आर, यहाँ पे अगेन ई वेक्टर ले लेता हूँ, और इस बार ये पूरी टर्म ले लेता हूँ, ये वाली 1/r²। ये पूरी टर्म एक साथ ले ली मैंने, बात समझ में आ गई। तो अगर ई और आर के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ देखो जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान तेजी से क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि इस टर्म को मैंने एक ही मान लिया और इसके बाद अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगा। बात समझ में आ गई। मतलब इसको सॉल्व करूंगा ना, ये पूरी टर्म को सपोज मैं मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, तो ई समानुपाती मुझे क्या मिलेगा, ए। अब हम देखो ई और आर के बीच में ग्राफ तो ये है, लेकिन अपन अभी ई और आर के बीच में नहीं, इस पूरे के बीच में और इसके बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई कि नहीं हुई, चलो ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। ये इसका ग्राफ रहा। तो ये तो हमारे पास जैसे देखो जैसे जैसे ई का मान, मतलब जैसे जैसे अपने पास आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ई का मान क्या हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है ना। क्यों तेजी से कम हो रहा है, कि ई हमारे पास 1/, क्या है, R² है। अगर मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ क्या मिलेगा अपने को, सीधी रेखा मिलेगा, ठीक है। चलो और इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी देखो ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या मिली, E = KQ/R²। अब देखो बेटा इसके डिफरेंट पॉइंट, ये हमारे पास कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, अगर इसकी मात्रक की बात करें, इसकी जो यूनिट होगी बेटा, जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, ध्यान समझना। क्या यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होगी, देखो हमको क्या मिल रहा है, E = मैंने आपको क्या लिखा, F/Q0 लिखा कि नहीं। F का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और Q मतलब चार्ज, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। आगे जाके इसका और भी एक मात्रक है, ये मतलब ये मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। ये कहाँ पे काम आएगा, जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, विद्युत विभव पढ़ेंगे, तो वहां पे ये काम आएगा उसकी यूनिट निकालने में, क्योंकि उसकी यूनिट वोल्ट होगी और एक यूनिट होगी जहां पे अपन इसको यूज करके उसकी दूसरी यूनिट की चर्चा करेंगे। अब देखो अगर ये इसकी यूनिट है कुछ, तो इसकी आपको पता है कि बीमा होगी, डायमेंशन होगी। तो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो बेटा। हमको पता है कि हमारे पास जो न्यूटन क्या है, न्यूटन किसका यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है M1 L1 T-2 होती है। और चार्ज की आपको पता है क्या होती है बेटा, A1 T1 होती है। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो M1 L1 में कोई चेंज नहीं, देखो T-2 है, ये T- ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A- कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या निकली, डायमेंशन निकली। ये इसकी कैसी यूनिट है बेटा, SI यूनिट है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ यहाँ तक। मतलब मैंने आपको क्या बोला, E = KQ/R², F/Q0 सदिश राशि है, मात्रा क्या हो गया, न्यूटन/कूलम हो गया, बीमा अपनी क्या हुई, ये। अब आप बोलोगे सर सदिश राशि है, वेक्टर फॉर्म तो आपने बता दी। अगर आपने सदिश राशि बता ही दी है तो अब ये भी बता दो दिशा कैसे होगी। तो देखो बेटा दिशा कैसे होगी, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन वो होती है अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब इससे मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे समझो यहां से, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये दिख रहा है। ये हमारे पास +Q चार्ज है, ये हमारे पास Q0 चार्ज है। अब मैंने बोला कि फोर्स की डायरेक्शन के जो हमारे पास जो बल की दिशा होगी ना, वही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। बात समझ में आ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा होगी। अब देखो ये इसको क्या कर रहा है बेटा, ये तो पॉइंट चार्ज है, इसका जो मान है वो बहुत कम है, तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी बल की डायरेक्शन कितनी होगी, इधर होगी। तो इधर जो बल की डायरेक्शन है, तो इस पर अगर मैं निकालना चाहूंगी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्या होने वाली है, जो बल की डायरेक्शन है वही हमारे पास क्या होने वाली है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होने वाली है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि दो आवेशों पर क्या लग रहा है बेटा, बल लग रहा है, और उस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की
दिशा की गणना करनी है तो जो हमारे पास बल की दिशा होगी उसी दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की अपन क्या करेंगे कि ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है। अर्थात बल जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बल लगेगा, जिधर विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल की जो दिशा होगी वही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या होने वाली है, दिशा होने वाली है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ। प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होती है, माइनस चार्ज के कारण इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ होती है। ये मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाऊंगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाऊंगा, वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ये टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर हुआ। अब बेटा हमने जब आवेश कूलॉम का नियम पढ़ा था तो वहां पे दो आवेशों की चर्चा की थी, और फिर एक अपन ने और लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब दो से अधिक आवेश हो या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल की कल्पना की थी। तो यहाँ पे भी अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, या ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। अब देखो समझो, यहां पे मैंने क्या किया कि एक आवेश ये ले लिया बेटा, एक आवेश ये ले लिया मैंने, एक आवेश मैंने ये ले लिया, इसका नाम मैंने दे दिया Q1, इसका नाम दे दिया मैंने Q2, इसका नाम दे दिया मैंने Q3। अब यहाँ पे हमने कोई ले लिया, परीक्षण आवेश ले लिया, चलो भाई ले लिया परीक्षण आवेश, ये लो परीक्षण आवेश हो गया, ये परीक्षण आवेश हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। अब अपन को आवेशों का निकाय, ये पूरा हमारे पास निकाय है, इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे एक हमारे पास टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इस परीक्षण आवेश पर हमको निकालना है इन सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान निकालना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। अब देखो ये जो आवेश है ये भी इस पर क्या लगाएगा बेटा, बल लगाएगा, बल लगाएगा ना, ठीक है, बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। ये भी इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस Q नोट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, ये भी इस पर बल लगाएगा तो क्या होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात समझ आ रही है, मतलब इसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है जिसको मैंने नाम दे दिया E1 वेक्टर, इसके कारण जो हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया E2 वेक्टर, इसके कारण जो हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया E3 वेक्टर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। मतलब देखो इन दोनों के बीच की हमको कुछ ना कुछ दूरी पता होना चाहिए, तो मैंने इसको R1 ले लिया, इनकी दूरी R2 ले ली, और इसकी डिस्टेंस मैंने R3 ले ली। बिल्कुल सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत तरीका से कॉम्प्लिकेटेड अगर कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन एक सिंपल तरीका से पढ़ रहे हैं जिससे अपन को समझ में आनी चाहिए चीजें। बात समझ में आई, चलो ठीक है। देखो ध्यान से, अगर बेटा मैं इस पे कुल नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं इस पॉइंट पर, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान समझना, ई नॉट वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ये कुल है किस पर, नॉट पर, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, अगर n आवेश हो तो इसमें जोड़ देना, प्लस डॉट 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 KQN अपॉन RN का स्क्वायर। इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, इस आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब देखो इस पे बेसिस में एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बाकी न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ। ध्यान समझो कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे एक आवेश है बेटा, ठीक है, ओके, यहाँ पे रखा हुआ है चलो 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूं, चलो एक पी पॉइंट ले लेता हूं, है ना, पी पॉइंट ले लेता हूं। हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर, हिंदी में बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक। ये है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं बेटा, चलो क्या ले लेते हैं, चलो 2.5 mm ले लेते हैं ना, 2.5 mm, ठीक। अब हमको निकालना है कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है। बात समझ में आ गई। तो हमको पता है कि सबसे पहले अगर इसको सॉल्यूशन करूं मैं, तो इसको सॉल्यूशन के अंदर अपन को पता है कि E इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, F/Q0 होता है। क्लियर होता कि नहीं होता है। यहाँ पे यदि अपन कोई परीक्षण आवेश मान लेते हैं, सपोज ये मान लिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, KQ/R², कुछ ऐसा मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है, ऐसा मिल गया। अब देखो इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे फर्दर, तो अपन देखो अपन को पता लगेगा कि हमारे पास Q का मान दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। अब देखो इससे Q का जो मान दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, इसको बदलेंगे तो देखो 5 इंटू माइक्रो मीन 10⁻6 कूलम हो जाएगा। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको बता दी कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाली 5 इंटू 10⁻6 अपॉन, अब देखो ध्यान से, आपको R है तो R आपको mm में दे रखा है 2.5 mm। अगर इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखो, क्योंकि आपको जो यूनिट रखनी है ना वो एक ही मात्रक पद्धति के अंदर रखनी है, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर रखनी है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ 2.5 इंटू 10⁻³ और इसका क्या कर देता हूँ मैं, स्क्वायर कर देता हूँ। चलो ठीक है, स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करो भाई साहब। तो देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 10⁻6, अभी ऐसा ही रहने दो। अब देखो इसको मैं ले लेता हूं 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा स्क्वायर में, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है भाई, -6 हो गया, क्योंकि -6 जो है अब ऊपर जाएगा तो देखो +6 हो जाएगा। तो इससे तो ये कट चुका है। अब बचा क्या हमारे पास, अब देखो एक पॉइंट हटाओ और ये एक पॉइंट हटाओ, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगी, ये लो 2 जीरो बढ़ गई ना। अब देखो ये 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलो ठीक है, इसको आगे करते हैं। तो 5 और काट लो। देखो इधर ये हमारे पास 100 है, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से 20 बार कटेगा, और ये 25 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। ये 5 से ये 20 कितनी बार कटेगा बेटा, 4 बार कटेगा। अब कुछ नहीं बचा क्या है, लिख लो 9 इंटू 10⁹ इंटू बचा क्या हमारे पास 4 बचा बेटा, और अपॉन में हमारे पास कितना बचा, 5 बचा, ओनली 5 बचा ना। अब ध्यान समझो, अगर देखो यहाँ पे ये 5 है और ये यहाँ पे 10 की पावर कितना 9 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर दिख रहा है आपको। तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। अब देखो बेटा ई वेक्टर इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, देखो 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8 को मैं 10 की पावर कितना लिख देता हूँ, 10 की पावर 9 को 10 की पावर 8 लिख देता हूँ। तो बचा क्या है, 1 10 बचा, और अपॉन में कितना 5 से कितनी टाइम कटेगा, 2 टाइम्स। तो 4 4 2 जा 8 है ना, और 8 9 जा कितने होते हैं 72। तो 72 इंटू 10⁻⁴ कितना जाएगा 8, और इसका मात्रा क्या होगा बेटा न्यूटन पर
कूलम। ध्यान रखना, आप फाइनल आंसर निकालोगे उसके साथ में आपको क्या लिखना है, इसकी यूनिट भी लिखनी है, मात्रक। अगर मात्रक नहीं लिखा आपने तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट आपको लिख के, यानी इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन धीरे धीरे आपको सिंपल क्वेश्चन से अपन लेके आपका लेवल यहाँ से और यहाँ लेके जाएंगे। इस तरीके से आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आपको नीट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको IIT JEE का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, या आपका स्टेट बोर्ड के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। फिजिक्स में मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहो। बिल्कुल बेटा, पूरा एक भी क्लास मिस नहीं होगी, बिल्कुल पूरी बुक कराई जाएगी, पूरी फिजिक्स कराई जाएगी। पहले 12th की कराएंगे और 11th की भी साथ साथ चलेगी, मतलब 11 12 दोनों की अपन कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको सोबिलियत हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए और स्टेट बोर्ड का एग्जाम क्लियर करने के लिए। बात समझ में आ गई? मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई आप फिजिक्स में आप नहीं लो या कोई और सब्जेक्ट में आप नहीं लो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दूंगा बेटा, लेकिन साथ रहना, साथ आपका चाहिए, क्योंकि आप साथ रहोगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ध्यान रखना, तो आपको साथ रहना है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ने में दिक्कत क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है क्लासेज, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहो। ये आपका न्यूमेरिकल है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से करके देखना। और कल की क्लास में अपन न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कुछ 1-2 टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा दूसरे लोगों से भी आप करवाओ, आप समझते हो, सभी समझदार इंसान हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन क्लासेज भी जैसे कोरोना खत्म हो जाता है, आपको पता है टैलेंट कोचिंग क्लासेस के नाम से एयरपोर्ट के पास में स्टार्ट होने वाली है बेटा। क्लियर? सभी आओ और अपने दोस्तों को इकट्ठा करो, जितने भी सारे स्टूडेंट आएंगे आप लोगों को बेनिफिट होगा बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं बेटा कल एक धमाकेदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।